मैं अपने मालिक के सामने खड़ा छुट्टी की अपील कर रहा था। मैं बोला, साहब जी, बस एक हफ्ते की ही तो बात है। आप मुझे मेरे गांव जाने की परमिशन दे दे। मेरी पत्नी की डिलीवरी इसी हफ्ते होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँ। मालिक किसी गम का शिकार हो गया था। कहने लगा, तुम्हारे जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। यह बताओ मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। मैं बहुत परेशान हुआ और बोला, मालिक कैसा नुकसान, मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर। मालिक बोले, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। अगर तुम्हें मालूम हो जाएगा तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम कितने खास हो। मैं बोला, मुझे भी बताइए, ऐसी क्या बात है। मालिक ने कहा, बच्चे की डिलीवरी से फ्री हो जाओ। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बहुत कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। आज से पहले मालिक ने कभी मेरे साथ इस तरह से कोई बात नहीं की थी। मुझे तो अब मालिक की बातें जानने की चाहत बढ़ गई थी। मैं बोला, मालिक इस तरह तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैं अपने गांव चला तो जाऊंगा, मगर मैं आपकी बातें सोच सोच कर परेशान हो जाऊंगा। आप मुझे जाने से पहले सारी बात बता दो। मालिक बोला, मोहन, तुम्हें खुद कुछ बातों की जांच पड़ताल करनी है, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम बहुत जल्दी लौट आओगे। मैंने मालिक से वादा कर लिया और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगा। मगर अभी तक मेरा दिमाग मालिक की बातों में उलझा हुआ था। ना जाने वह मुझसे क्या कहना चाहता था। मैं अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, फिर भी मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने खुद को एक मामूली सा ड्राइवर पाया था। उसके अलावा मालिक की ज़िंदगी में मेरा कोई भी ऐसा रोल नहीं था। मैंने अपना सर झुका दिया और बोला कि मुझे उन बड़े लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे तो फ़िलहाल अपने होने वाले बच्चे और पत्नी पर ध्यान देना चाहिए। मालिक ने मेरे हाथ पर मेरी पूरी महीने की सैलरी दे दी थी। मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होगी, इसीलिए मैं मार्केट से जाते वक्त अपनी बेटी के लिए लाल रंग का नया ड्रेस भी ले लिया था। अब मैं जल्द से जल्द अपने गांव जाना चाहता था। मैं शाम की बस से सुबह तक अपने गांव पहुंच चुका था। मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत खुश थी। कहने लगी, मेरे लिए बहुत कठिन है, आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं मुस्कुराया और बोला, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे माँ बाप भी बच्ची की आने की खुशी में बहुत खुश थे। मैंने बच्ची की शॉपिंग अपनी पत्नी को दिखाई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच रखा था। खुशी नाम बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरी छुट्टी का तो तीसरा दिन था। अब मेरी पत्नी की हालत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल लेकर गए। मेरी बच्ची पैदा हो गई थी। यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सब खुश थे। 2 दिन तक तो मैं अपनी बेटी में ऐसा खोया हुआ था, मुझे कोई होश नहीं था। फिर मेरे दिमाग में मेरे मालिक की बातें घूमने लगी। मैंने सोचा कि मैं जिस काम के लिए आया था वह तो पूरा हो गया है, क्यों ना मैं अब वापस चला जाऊँ। हो सकता है मालिक को मेरे साथ कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो। बस यह सोचकर मैंने वापसी का विचार कर लिया था। मेरी पत्नी मेरी तरह जल्दी वापस जाने पर बहुत गुस्सा हो गई थी, मगर फिर मैंने उसको समझाया, तुम उदास मत हो, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। मेरी पत्नी का दिल बहुत घबरा रहा था, मगर मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी, मुझे वापस तो जाना ही था। मैं मालिक के घर पहुंचा तो मुझे उदास माहौल महसूस हुआ। मेरा दिल बहुत घबरा गया था। मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी बेटी को छोड़कर आया हूँ, इसीलिए मेरा दिल उदास है। मैं घर के अंदर गया तो चौकीदार कहने लगा, मोहन, तू अच्छा बंदा है। इस घर के मालिक की मृत्यु हो गई, मगर तू वापस ही नहीं लौटा। तू ना जाने किस दुनिया में खो गया था। मैंने बड़ी परेशानी से चौकीदार की तरफ देखा, क्योंकि मुझे इस शब्द पर यकीन ही नहीं हो रहा था। न जाने ऐसा क्यों कह रहा था। मैं बोला, तुम अपने होश हवास में तो हो ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो।
चौकीदार कहने लगा, अब तुम मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कोई मालूम नहीं है। मालिक की मौत पर हमारी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। मालिक कितने अच्छे इंसान थे। मालिक अपने नौकरों का कितना ख्याल रखा करते थे। सच कहूँ तो उनका चेहरा सामने से हटता ही नहीं था। मैं बोला, कब हुई है मृत्यु मालिक की? चौकीदार कहने लगा, तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वह बहुत परेशान से लग रहे थे। सारा दिन यहाँ वहाँ टहलते रहे, फिर मेरे पास आए और कहने लगे कि मोहन की कोई खबर है। मैंने ना में सर हिला दिया तो कहने लगे, अच्छा मैं उससे फ़ोन करके पूछता हूँ वह कहाँ रह गया, अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। मैं बोला, मालिक उसे गए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। मालिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन करते रहे, मगर तुमने नहीं उठाया तो वह थोड़े परेशान हो गए थे। मैं चौकीदार की बात सुनकर हैरान रह गया। आखिर अचानक मालिक की ज़िंदगी में मेरी इस तरह इतनी ज़रूरत कैसे बढ़ गई थी और मेरे वापस आने के लिए बेचैन क्यों हो रहे थे। अभी दिमाग में आया कि सच में मेरे नंबर पर 2 बार मालिक की कॉल भी आई थी। मैंने सोचा कि शायद यह पुरानी मिस कॉल हो, इसलिए मैंने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मैं चौकीदार से बोला, शामू तुम्हें पता है मालिक मुझसे क्या कहना चाहते थे? शामू मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तो पता है मोहन, हम नौकर लोग कहाँ बड़े लोगों की बातों में दखल अंदाजी करते हैं। मालिक की मृत्यु के बाद मुझे भी ख्याल आया था कि काश मैं उस दिन मालिक से पूछ ही लेता, आखिर वह मुझसे क्या जानना चाहते थे। हम दोनों अभी गेट पर खड़े होकर बातें ही कर रहे थे कि एक नौकरानी आ गई और कहने लगी, मोहन तुम्हें मालकिन बुला रही है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और नौकरानी के पीछे चल दिया। उन्होंने खुद को अच्छी तरह से छुपा रखा था। मुझे देखकर कहने लगी, मोहन तुम अपने मालिक के अर्थी पर भी नहीं आए। मैं बोला, मालकिन मुझे उनकी मौत की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अभी मुझे गेट पर ही चौकीदार ने बताया तो मैं बहुत अफसोस कर रहा था। उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था। मालकिन कहने लगी, तुम्हारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई है। मैं बोला, जी मालकिन, भगवान ने मुझे अपनी कृपा से लक्ष्मी बेटी दी है। वह कहने लगी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अगर तुम्हें 1 हफ्ते की और छुट्टी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं मालकिन की बातें सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि उनके घर में मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि मैं मालिक को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ दिया करता था। अब जब मालिक नहीं रहे तो उसका मतलब था कि मेरी जॉब भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं बोला, मालकिन मेरा आप तो यहाँ कोई काम नहीं रहा। मैं वापस अपने गांव चला जाऊँगा और वहीं पर कोई काम ढूंढ लूँगा। मालकिन जल्दी से बोली, तुम यह क्या कह रहे हो मोहन? क्या तुम मालिक की मृत्यु के बाद इस घर को छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम्हारा काम बस उन तक ही था? मोहन, बाकी किसी नौकर ने भी नौकरी छोड़ने की बात नहीं की, फिर तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? मैं बोला, मालकिन मेरा काम तो बस मालिक का ही था। अब मालिक ही नहीं रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मालकिन कहने लगी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम यह काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालकिन पर तरस आ गया था, इसीलिए मैंने इरादा किया कि जब तक मालकिन को मेरी ज़रूरत है मैं तब तक यहाँ रहूँगा। इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया और बाहर निकल गया। हम सभी नौकरों को रहने के लिए छत भी दी गई थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरा दिल हर चीज़ से उछल गया था। मौत एक बहुत ही खौफनाक चीज़ है। कोई इंसान भी हमारे सामने ही होता है, चल फिर रहा होता है, और फिर एक ऐसी भी वक्त आता है उस इंसान का कोई नामो निशान नहीं रहता, बस उसकी एक यादें रह जाती है। मुझे मालिक की मौत का बहुत सदमा लगा था, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उनके साथ पिछले 8 साल से काम कर रहा था। मालिक ने हमें सैलरी देने के मामले में भी मेरे से कोई तंगी नहीं की थी। हमेशा लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। कभी गुस्से में भी हमसे कोई बात नहीं की थी। अगर यह कहूँ कि मालिक ने मुझसे कभी कोई खास बात नहीं की थी तो यह ज़्यादा अच्छा होगा।
वह हर रोज़ मुझसे बस इतना कहते थे, मोहन गाड़ी निकालो, मोहन मेरा इंतज़ार करो, मोहन गाड़ी रोको, मोहन गाड़ी स्टार्ट करो। बस हमारा इतना सा ही रिश्ता था। अब मुझे मालिक की कई बातें याद आ रही थी जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले की थी। ना जाने वह मुझसे किस राज के बारे में बात कर रहे थे, ना जाने वह मुझसे कैसी बातें करने वाले थे। मैं इन सारी बातों में उलझता ही जा रहा था। अब इसके बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकता था और ना ही कोई जवाब मेरे हाथ में था। रात हुई तो नौकरानी मेरा खाना लेकर मेरे कमरे में आ गई थी। वह मुझे देखकर बोली, मोहन मालिक तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं उसकी बात सुनकर चौकन्ना हो गया था। मैं बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वह बोली, मरने से एक दिन पहले वह मुझसे कह रहे थे कि मोहन कब तक वापस आएगा। मैं बोली कि मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। तो फिर वह कहने लगे, तुम्हारे ख्याल में मोहन कैसा आदमी है? मैं बोली कि वह अच्छा है। मैंने आज तक उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं देखी है। वह अपने काम से काम रखा है, किसी से गलत बात नहीं करता। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। फिर वह मेरे कमरे से बाहर जाने लगी। मैं बोला, तुम कुछ और जानती हो? वह मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे? उसने ना में सर हिला दिया और खाना रखकर चली गई। मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया था। बहुत जल्दी ही मैं गहरी नींद में डूब गया। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब मालिक मेरे सपने में आए थे। वह कहने लगे, मोहन जल्दी से उठो, मेरे कमरे में जाओ, वहाँ एक चीज़ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मालिक का यूँ मेरे सपने में आना मुझे हैरान कर रहा था। मैंने जल्दी से 2 गिलास पानी के पिए और उठकर कमरे में टहलने लगा और सोचने लगा कि मेरे सपने में मालिक क्यों आए थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया था। शायद उनके कमरे में ऐसा कुछ है जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है। मगर मैं मजबूर था। मालिक के कमरे में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर मालकिन थी और मालकिन मालिक के गम में अपने कमरे में बैठी थी और मैं बड़ी बेचैनी से अपने सपने के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने सर झटक दिया और सोचा कि शायद आज मैंने दिन भर सब लोगों की मुंह से मालिक की बातें सुनी है, इसीलिए मैंने उनको सपने में देख लिया। इस सपने की हकीकत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यह सब सोचते सोचते ही रात बीत गई थी। सुबह का सवेरा फैल चुका था। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी का नंबर मिलाया और उससे बातें करने लगा। वह मेरी आवाज़ सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारी बेटी रात रात भर रोती है, मुझसे नहीं संभाली जाती। आप ही आकर अपनी बेटी को संभाल लो। मैं बोला, क्या हो गया आरती तुम्हें? तुम इतनी कमज़ोर दिल की मालिक तो नहीं थी। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मुझे पूरी उम्मीद है यह कठिन वक्त भी बीत जाएगा। फिर मैंने उसे अपने मालिक की मौत के बारे में बताया तो वह बहुत उदास हो गई थी। कहने लगी, मोहन उनका अचानक से मृत्यु कैसे हो गया? मैं बोला, मुझे इस बारे में तो कुछ भी खबर नहीं है। मगर जब मैं छुट्टी लेकर घर वापस आने लगा था तब मालिक ने मुझसे कहा था कि वह मेरे साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आरती, जिंदगी ने उन्हें इतनी सी मोहलत नहीं दी कि वह दिल की बात मेरे साथ शेयर कर सके। फिर मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताया तो वह चौंक गई थी। कहने लगी, मोहन मुर्दे यूं ही किसी के सपने में नहीं आया करते। यकीनन आपसे कुछ कहना चाहते थे। जब आप नींद से जागे तो आपको जल्दी से अपने मालिक के कमरे में जाना चाहिए था। मैं बोला, आरती तुम कैसी बातें कर रही हो? रात का वक्त था। तब मालकिन अपने कमरे में थी। वह अपने पति के गम में वहाँ बैठी रहती है। मैं जवान हूँ और ऐसे ही नौकर भी हूँ, तो ऐसे में मालकिन के कमरे में जाना अच्छा नहीं है। आरती बोली, मोहन आप अपने सपने के बारे में अपनी मालकिन को बता दो, शायद आपकी कोई मदद कर सके। मैं बोला, हाँ अब ऐसा ही कुछ करना होगा। फिर मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा था। इतनी देर में नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मेम साहब का हुक्म है कि गाड़ी निकालो।
मैंने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी फ़ोन बंद करके अपने कमरे से बाहर आ गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मालकिन आकर बैठ गई थी और कहने लगी, ऑफिस की तरफ मुझे ले चलो। मैं गाड़ी ऑफिस के रास्ते पर मोड़ ली तो मालकिन कहने लगी, मोहन तुम कितने पढ़े लिखे हो? यह एक ऐसा सवाल था जो आज तक मालिक ने भी मुझसे नहीं पूछा था। मैं बोला, मालकिन मैं 10वीं पास हूँ। तब मालकिन बोली, मोहन तुम्हारे मालिक मरने से पहले अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम मोहन पर भरोसा कर लेना। एक अच्छा और शरीफ लड़का है, उसकी पढ़ाई लिखाई कम है। अगर ऑफिस के मामले में तुम इससे मदद ले लेना, तुम्हें परेशानी नहीं होने देगा। मोहन सच कहूँ तो मुझे इस बिजनेस वगैरह की समझ नहीं है। तुम बताओ कैसे यह सब संभालूं? मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। अब तुम्हें ही अपने मालिक की वसीयत पर अमल करना होगा और मेरी मदद करनी होगी। मैं बोला, मालकिन मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी कम हूँ और बिजनेस वगैरह के बारे में भी मैं 0 बटा हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकूँगा? मालकिन बोली, देखो मोहन, यह तुम्हारे मालिक की वसीयत है। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम अपनी मालिक की कुर्सी पर जाकर बैठा करोगे, हर काम पर नज़र रखोगे। बाकी के बिजनेस के मामले तो मैनेजर ही देख लेगा। मैंने अभी अपने पति की हस्तियों को नहीं बहाया है और उनको बहाने के बाद ही मैं कोई काम देखूंगी मुझे आगे क्या करना है। और फिर तुम सोच भी नहीं सकते, मालिक की कुर्सी पर बैठने से ही तुम्हारी तनख्वाह लाखों रुपए में हो जाएगी। मैं तो मालकिन की बात सुनकर ही दंग हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। मेरी बेटी खुशी मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई थी। अब मालकिन मुझसे इस तरह उम्मीद लगा रही थी तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया था। वह मेरे साथ ऑफिस गई थी और उन्होंने सबको समझा दिया था कि आज से मोहन इस ऑफिस का बॉस है। तुम सब यह नोटिस करो कि इसकी हर बात मानो। मालकिन की बात सुनकर सारे वर्कर मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और फिर खड़े खड़े ही मेरी हैसियत बदल गई थी। मैं एक मामूली ड्राइवर से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। मैंने माना कि मैं वहाँ सिर्फ उनकी देखभाल के लिए था, मगर फिर भी सारे वर्कर मेरे सामने झुकते चले जा रहे थे। अब मैं हर रोज़ ऑफिस आने लगा था। मेरे लिए गए फैसले पर ही सारे वर्कर काम किया करते थे। सब मेरे आगे पीछे डरते थे। हर वर्करों का काम मेरे सामने लाया जाता था। किसी को छुट्टी चाहिए होती थी तो मुझसे आकर अपील करते थे। यह जिंदगी बहुत हसीन थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिन इस तरह से बदल जाएंगे। मैंने जल्दी अपनी तरक्की के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वह बहुत खुश थी और मुझसे जिद करने लगी थी कि अब तो आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो गई है, मुझे अपने पास बुला लो। मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, मगर अभी मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। जब मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। मेरी पत्नी बोली, मोहन ऐसी भी क्या बात है, आपने तो मुझे फिक्र में डाल दिया। मैं बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही ऑफिस का काम है, एक बार हल हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। मैंने आरती को तो झूठ बोल दिया था मगर खुद को तसल्ली देने में नाकामयाब रहा था। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा सपना था। मुझे हर रात सपने में मालिक नज़र आते थे। वह मुझे कहते थे कि मेरे कमरे में जा, मगर मैं कैसे जा सकता था? यह तो बहुत गिरी हुई बात थी कि मैं अपनी विधवा मालकिन के कमरे में आधी रात को छापा मारने चला जाता। फिर मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मालकिन मुझसे गुस्सा ना हो जाए, मुझसे मेरी हैसियत ना छीन ले। इस तरह तो मेरी लाखों की तनख्वाह भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए मैं हर रात अपने इस सपने को नज़रअंदाज करता रहा। मुझे मालकिन का ऑफिस ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और अब तो मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ पर आ गई। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि मालकिन का फ़ोन आ गया। वह कहने लगी, मोहन जल्दी से घर आ जाओ,
मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। मैं परेशान हो गया कि आखिर ऐसी भी क्या बात है जो मालकिन ने मुझे इतनी इमरजेंसी में घर बुलाया है। मैं जल्दी से घर पहुंचा तो मालकिन आंगन में ही बैठी हुई थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मालकिन, क्या हो गया? आप इस तरह क्यों रो रही है? मालकिन ने मेरे सामने एक कागज़ रख दिया। वह कहने लगी, आज मैं अपने कमरे की सफाई करवा रही थी तो मुझे वहाँ से यह खत मिला है। यह तुम्हारे नाम ही है, मोहन। यह मेरे पति ने लिखा था। मैंने थर थर कांपते हुए हाथों से वह खत पकड़ लिया था। वह कहने लगी, मोहन, इस खत को पढ़ो और मुझे भी बताओ मेरे पति तुमसे ऐसा भी क्या कहना चाहता था जो उन्होंने खत का सहारा लिया। मैंने जल्दी से खत लिया और पढ़ा तो दंग रह गया। इसमें मालिक ने लिखा था कि मोहन, मैं जानता हूँ कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो और तुम्हारे यहाँ बहुत जल्द बच्चा होने वाला है, मगर मैं फिर भी तुमसे एक फरियाद करना चाहता हूँ। मोहन, तुम अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत छानबीन करवाई तो तुम में किसी तरह की कोई बुराई नहीं निकली। मोहन, तुम्हें पता नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं बहुत जल्द ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे पीछे इस दुनिया में अकेली ही रह जाएगी और मेरी पत्नी के इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसे में मेरी तुमसे फरियाद है कि तुम मेरी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। तुम उससे शादी कर लेना, तुम उसका सहारा बन जाओ। मैं उसके तरफ से किसी और आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। वह बहुत मासूम है, लोगों के हाथों से बहुत जल्द धोखा खा लेती है। भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं वह खत पढ़कर दंग रह गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मालकिन मेरी तरफ इंतज़ार की निगाहों से देख रही थी। वह बोली, मोहन, क्या लिखा है खत में, मुझे बताओ। मैं बहुत बेचैन हूँ। अब अगर मैं मालकिन को अपने मुंह से यह सब कहता तो शायद वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। इसलिए मैंने यह खत उनकी तरफ बढ़ा दिया था और वहाँ से चला गया था। बाहर आकर मैं सोचने लगा था कि शायद मालिक मुझसे यह कहना चाहते थे। शायद वह मेरे सपने में भी इसीलिए आया करते थे। क्या मुझे अपनी मालिक की वसीयत को मनाना चाहिए या नहीं? मैं अपनी पत्नी को कैसे धोखा दे सकता था? लेकिन अगर मैं यह शादी कर लेता तो मेरी पत्नी और बेटी की जिंदगी बन जाती। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ मालकिन इसके बारे में क्या कहती है। मैं उनके जवाब को सुनकर ही कोई फैसला करूँगा। रात हुई तो नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मालकिन ने बुलाया है। मैं आंगन में आया तो मालकिन वहीं पर बैठी हुई थी। वह कहने लगी, मोहन, तुमने अपनी मालिक की वसीयत के बारे में क्या सोचा है? फिर मैं नज़रें झुकाकर खड़ा था। मैं बोला कि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। तब मालकिन बोली, मोहन, मैं भी किसी दूसरे आदमी को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकती। मैंने अपनी पति से बहुत मोहब्बत की थी, मगर अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। तुम बताओ क्या करूँ? मैं अब मर जाऊंगी, मगर अपनी पति की वसीयत को हर हाल में पूरा करूंगी। मैं इस रिश्ते पर राजी हूँ। तुम मुझे बताओ, राजी हो कि नहीं? मैं मालकिन की तरफ देखने लगा था। आज उसने अपना चेहरा मुझसे नहीं छुपाया हुआ था। वह बहुत ही हसीन औरत थी, उम्र में भी मेरी जितनी होगी। मैं बोला, मालकिन, सोचकर बताऊंगा। मैं इतना कहकर अपने कमरे में वापस आ गया था। मालिक का खत मुझे मिल चुका था। सारा सच मेरे सामने था। वह मेरे सपने में नहीं आएगा। यह मेरी बिल्कुल खाली बातें थी। रात के पहर फिर से मालिक मेरे सपने में आया और कहने लगा, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। मैं जल्दी से अपनी नींद से जाग गया। सोचा कि अब खत मुझे मिल गया है, अब कमरे में जाने की क्या ज़रूरत बनती है। जवाब पाने के लिए हिम्मत कर बैठा था। मैं अचानक उठा और मालिक के कमरे में बिना नॉक किए घुस गया था। सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। तो मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह थर थर काँपने लगी। जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ थामकर बोली, मोहन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस राज को राज ही रहने दो। हम दोनों शादी कर लेंगे।
सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। हम ऐश भरी जिंदगी गुजारेंगे। तुमने बस आज जो यहाँ देखा है समझो कभी देखा नहीं था। तुम नज़रअंदाज करो, आंखें फेर लो। मैं बोला, मालकिन यह सब क्या है? मुझे सब कुछ सच सच जानना है। मालकिन बहुत डरी हुई थी। वह बोली, मोहन, मैं करोड़पति बाप की औलाद थी। उन्होंने मेरी शादी अपने ऑफिस के एक वर्कर के साथ कर दी थी। सारा रुपए पैसा तुम्हारे मालिक का नहीं, मेरा है। मुझे भी उस इंसान से मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए शादी कर ली और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपक हर तरह से एक अच्छा पति साबित हुआ था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर फिर दीपक ने तुम्हें अपनी ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद करने लगी थी, मगर मैं हर बार अपना सर पटक दिया करती थी, अपने ख्वाबों को रद्द करती थी। मैंने बहुत साल खुद पर काबू किया था, मगर अब ज़्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने दीपक को रास्ते से हटाने का फैसला किया, मगर उसे न जाने इस सब के बारे में कैसे पता हो गया था। वह तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहता था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे जाने के बाद दीपक के खाने में ऐसी दवा मिलाना शुरू कर दी जिससे उसका जिस्म बेजान होकर रह गया था। जानती हूँ, पैसे से इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था और दीपक की मौत का ढोंग रचाया था। इस वक्त दीपक को मैंने दवाई के ज़रिए बेहोश रखा था। सबने उसकी लाश देखी थी, मगर मैंने दीपक को जलाने नहीं दिया था, क्योंकि ऐन मौके पर मुझे मालूम हुआ कि मेरी सारी जायदाद दीपक के नाम पर है। उसने अपनी वसीयत में लिखा है कि उसके मरने के बाद यह सारी जायदाद मोहन को दी जाए। मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी। मुझे अपनी दौलत भी चाहिए थी। मैं मालकिन की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। सामने मालिक को देखकर मैं बहुत परेशान भी हो गया। मालकिन ने मालिक से कहा कि मेरी जायदाद वापस मेरे नाम कर दो, मैं फिर खुद ही वसीयत बदल दूंगी। मालकिन, तुम मुझे यह बताओ, रात की उस पहर मेरे कमरे में क्या लेने आए थे? मैं बोला, मालकिन, मैं जब से यहाँ वापस आया हूँ, हर रात मालिक मेरे सपनों में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरे कमरे में आ जाओ। आज इसीलिए यहाँ आ गया हूँ। मालकिन बोली, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं बोला, मालिक को आप मुझे सौंप दे, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। मैंने सोचा था कि एक ऐसा आदमी जिसकी मदद खुद भगवान करना चाहता है, जिसके बारे में मुझे हर रात सपने में इशारा दिया जाता है, तो मैं उसको यूं ही तड़पता नहीं छोड़ सकता। मालकिन ने मालिक को मेरे हवाले कर दिया था। मैंने मालिक को अपने पास रखा और कुछ ही दिनों में मालिक अच्छा भला हो गया था। मालिक अब पहले से ही बिल्कुल सेहतमंद हो गया था। मालिक ने मेरा बहुत धन्यवाद किया कि मैंने उनकी जान बचा ली थी। मैं वापस अपने गांव जाने लगा तो मालिक ने मुझे इनाम के तौर पर 10 लाख दिए थे, जो मैंने लेने से मना कर दिया था, मगर उन्होंने जब ज़बरदस्ती की तो मुझे लेना ही पड़ा। मालिक ने सारी अपनी जायदाद मालकिन के नाम कर दी और उसे डिवोर्स देकर उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर चले गया था। अकेली रहती हैं ऐसी औरतें जो गैर आदमी की खातिर अपने पति के साथ यह सब कर सकती है। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं आज भी परेशान होकर यह बातें सोचता हूँ। ना जाने मालिक की ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ उसके काम आई थी जो भगवान ने उसकी मदद की थी। फिर मैं सोचता हूँ कि मारने वाले से अच्छा बचाने वाले का काम बड़ा है। भगवान यूं ही लोगों को अपनी काम के करिश्मे दिखाता है ताकि इंसान समझ जाए कि भगवान हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।